नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज रविवार विशेष की बात करेंगे, उसमें बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। मामला एक पुराना भी सुनाएंगे कि कैसे दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री का क्या हश्र हुआ और किन कारणों से हुआ। परिस्थितियां काफ़ी कुछ मिलती जुलती हैं जो आज अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जो कुछ कर रहे हैं और एलजी जो कर रहे हैं, लगभग वही स्थिति जो है 1952 में थी, जब दिल्ली की पहली सरकार बनी और दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। लेकिन बात की शुरुआत ताज़ा खबर से करनी पड़ेगी। ताज़ा खबर आपको मिल चुकी होगी हालांकि, और ताज़ा खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल की खुशी जो है वो कुछ दिन भी नहीं रहने दी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, यानी भारत सरकार ने, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। काफ़ी लंबे समय से मामला चल रहा था कि आखिर सर्विसेज दिल्ली में किसके हाथ में होंगी। जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, सरकार के पास रहेगा या एलजी के पास रहेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव करके गजट नोटिफिकेशन के जरिए ये कहा कि सर्विसेज एलजी के पास रहेंगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये अधिकार चुनी हुई सरकार का है, इसलिए मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार होगा, राज्य सरकार के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से अरविंद केजरीवाल डरे हुए थे, क्योंकि वो जो फाइल भेज रहे थे एलजी उसको न लौटा रहे थे और न उस पर मंजूरी दे रहे थे। उनको आशंका थी कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलना चाहती है, पलटना चाहती है, और उनकी आशंका को केंद्र सरकार ने सही साबित कर दिया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक ऑर्डिनेंस जारी किया, अध्यादेश जारी किया। उस अध्यादेश के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको एक तरह से निष्प्रभावी कर दिया। केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश के जरिए ये कहा कि चूँकि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ये दिल्ली जो है देश की राजधानी भी है, इसलिए सर्विसेज में केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप होना चाहिए या केंद्र सरकार की भी बात सुनी जानी चाहिए। तो केंद्र सरकार ने इसके लिए क्या किया? केंद्र सरकार ने नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर दिया। एक स्थायी व्यवस्था कर दी जिसके जरिए सर्विसेज का फैसला होगा, यानी अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफ़र और विजिलेंस और दूसरी इंक्वायरी के मामले, जो भी गड़बड़ी की जांच के मामले हैं, उनमें कौन फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए इसमें से सरकार को अलग नहीं किया गया है, चुनी हुई सरकार को। यानी कहा यह गया है कि इसमें मुख्यमंत्री होंगे, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव होंगे और केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव होंगे। ये 3 लोगों की कमेटी मिलकर फैसला करेगी किस अधिकारी का ट्रांसफ़र, पोस्टिंग कहाँ होना है, किस अधिकारी की विजिलेंस जांच होनी है, किसकी नहीं होनी है, जांच में किसकी क्या भूमिका होनी है। ये सब फैसला ये कमेटी करेगी। यानी अरविंद केजरीवाल के जो लड्डू बंट रहे थे, उन लड्डुओं का स्वाद अभी मुंह में पूरी तरह से घुला भी नहीं था कि कड़वाहट आ गई। उनको जो डर था वो सही साबित हो गया। तो उनके हाथ से मामला आते आते फिसल गया। उनको लग रहा था कि अब हम दिल्ली के राजा हो, जो विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं। तो केंद्र सरकार ने बताया कि मालिक, आपके मालिक हम हैं। तो केंद्र की सरकार दरअसल इस यूनियन टेरिटरी की मालिक है। मालिक उस संदर्भ में नहीं जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, संवैधानिक रूप से उसकी जवाबदेही बनती है। तो ये जो व्यवस्था की है केंद्र सरकार ने, इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए बोलने की शिकायत की गुंजाइश नहीं रखी है। अगर इसमें से मुख्यमंत्री को निकाल देते तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाते और फिर समस्या खड़ी होती। तो इसका मतलब है कि जो कुछ फैसला होगा वो केंद्र सरकार की मर्जी के मुताबिक होगा। केंद्र और दिल्ली राज्य सरकार के जिस तरह का उसका झगड़ा चल रहा है दोनों के बीच में, उसका नतीजा पहली विधानसभा के साथ क्या हुआ ये आपको आज बताते हैं। 1952 में पहला चुनाव हुआ दिल्ली विधानसभा का। पहले तो ये बता दें कि आज़ादी के बाद 10 पार्ट सी स्टेट्स बने थे, जिनको विधानसभा तो दी गई थी लेकिन फुल स्टेटहुड नहीं दिया गया था। उस समय भी दिल्ली के पास लैंड और लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, यानी पुलिस नहीं थी, आज भी नहीं है।
उस समय जो 10 स्टेट दिल्ली के अलावा थे उनमें थे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य क्षेत्र। ये 10 स्टेट थे, उनमें से एक दिल्ली भी था। तो दिल्ली में पहला चुनाव हुआ 1952 में, तो कुल 42 सीटें थी और 6 ऐसी सीटें थी जिन पर 2 सदस्य चुनकर आते थे। तो इस तरह से 48 सीटें हो गई। चुनाव का नतीजा आया तो 48 में 48 में से 39 सीटें जीती कांग्रेस पार्टी। 5 सीटों पर जनसंघ की विजय हुई जो अब भारतीय जनता पार्टी है। 2 सीटों पर सोशलिस्ट पार्टी की जीत हुई और बाकी 1-2 सीटें जो बाकी सीटें बची उनमें निर्दलीय और या छोटी पार्टियों के लोग जीत कर आए थे। और मुख्यमंत्री बने चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव, जो उस समय पीसीसी प्रेसिडेंट भी थे और नांगलोई से विधायक थे। नेहरू जी उनको जानते थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रहकर उन्होंने अच्छा आंदोलन चलाया था, इसलिए कांग्रेस में सब लोग जानते थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, नेहरू जी के करीबी भी माने जाते थे, नेहरू जी उनको मानते थे, इसलिए वो मुख्यमंत्री बने। और युद्धवीर सिंह जो चांदी चौक से विधायक थे, जिनका मानते हैं कि दावा था पहला मुख्यमंत्री बनने का, उनके दावे को नकार दिया गया। तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश पहले मुख्यमंत्री बने। उस समय जो ये पार्ट सी स्टेट्स थे वो उसमें एलजी नहीं होता था। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि जो है वो चीफ कमिश्नर कहलाता था और चीफ कमिश्नर जो है वो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर प्रशासन चलाता था। लेकिन वहाँ भी समस्या वही हुई जो आज हो रही, एग्जैक्टली वही। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जिस तरह से चलाना चाहते थे, चीफ कमिश्नर उस तरह से चलाना नहीं चाहते थे। दोनों में मतभेद थे। चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने एक इंटरव्यू में बाद में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद बताया, इस बात को काफ़ी विस्तार से लिखा है वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव ने इंडियन एक्सप्रेस में। इनमें कई चीज़ें मुझे भी भूल गई थी, उनकी रिपोर्ट पढ़कर मुझे भी याद आए। मुझे लगा कि आप लोगों से साझा करना चाहिए। बहुत से लोग हो सकता है इसके बारे में जानते हों, बहुत से लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो जो जानते रहे हों और मेरी तरह उनको कुछ भूल गया हो, उनको पूरा याद दिला दें, और जो नहीं जानते हैं वो भी जान लें। जब शपथ ले ली 17 मार्च 1952 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने, तो उस समय केंद्रीय गृह मंत्री थे कैलाश नाथ काटजू। उन्होंने मिलने के लिए बुलाया। वहाँ गए तो वहाँ चीफ कमिश्नर शंकर प्रसाद भी मौजूद थे और गृह मंत्री ने कहा चौधरी ब्रह्म प्रकाश से कि ये आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, मतलब प्रशासनिक मामलों में। और फाइल पर कोई नोटिंग लिखने से पहले इनसे डिस्कस कर लीजिएगा, इनसे सलाह मशवरा कर लीजिएगा। तो शंकर प्रसाद के साथ कमोबेश ठीक ठाक चलता रहा चौधरी ब्रह्म प्रकाश का। लेकिन 1954 में 1954 में आनंद दत्तात्रेय पंडित, एडी पंडित चीफ कमिश्नर बने। वो चीफ कमिश्नर की आप तुलना आज जो एलजी है उनसे कर सकते हैं। तो आज के एलजी और आज के जो मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों को अगर आप समय में पीछे ले जाएं तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश और जो है एडी पंडित जो है उनको मान लीजिए आप, तो बात को समझने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। अब मुख्यमंत्री का कहना था, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, कि चीफ कमिश्नर एडी पंडित हर मामले में दखल देना चाहते थे, हर मामले में सरकार के अड़ंगा लगाते थे। 700 झुग्गियों को तोड़ने का चीफ कमिश्नर ने आदेश दे दिया, जबकि पहले सरकार में ये तय हो चुका था कि ये झुग्गियाँ नहीं तोड़ी जाएंगी। लेकिन चीफ कमिश्नर ने आदेश दे दिया तो पुलिस तोड़ने पहुंच गई और ये आदेश सीधे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन को दिया। उस समय डीडीए नहीं बनी थी, आज जो डीडीए है वही इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट थी। तो जाहिर है वो चीफ कमिश्नर के अंडर में थी, सीधे आदेश दे सकते थे, दे दिया। मुख्यमंत्री को पता चला तो उन्होंने अपने सचिव से कहा कि चीफ कमिश्नर को बता दो कि मैं उस जगह पर जहाँ झुग्गियाँ तोड़ी जाने वाली है जा रहा हूँ झुग्गियाँ तोड़ने से रोकने के लिए। अगर चीफ कमिश्नर चाहें तो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लें। मामला यहाँ तक पहुँच गया था। हालांकि अभी दिल्ली में मामला यहाँ तक नहीं पहुँचा है कि अरविंद केजरीवाल कहते ही रहते हैं कि गिरफ्तार कर लो। वो तो काफ़ी दिन कहते रहे, भाई मनीष सिसोदिया के बारे में बोलते क्यों हो, अगर दोषी है तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते। गिरफ्तार कर लिया,
तो अब कहते हैं मामला झूठा है। अब जमानत नहीं दे रही है अदालत तो भी कह रहे हैं मामला झूठा है। तो चीफ कमिश्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश के बीच में लगातार जो है, हालांकि दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, राज्य में भी कांग्रेस की सरकार। चीफ कमिश्नर केंद्र का प्रतिनिधि था, लेकिन ये झगड़ा चल रहा था। इसलिए इस बात में बिल्कुल मत पड़िए कि अगर केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है और राज्य में दूसरी पार्टी की है तो इस वजह से झगड़े होते हैं। झगड़े होते हैं ईगो के कारण, झगड़े होते हैं अगर चुना हुआ प्रतिनिधि या अधिकारी दोनों में से कोई है नियम से बाहर जाकर अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता है या दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल देना चाहता है, समस्या तब होती है। यही उस समय हो रहा था, यही आज हो रहा है। और चौधरी ब्रह्म प्रकाश की एक और महत्वाकांक्षा थी कि एक ग्रेटर दिल्ली बनाई जाए। तो आज का जो एनसीआर है वो लगभग उसी को समझ लीजिए कि ग्रेटर दिल्ली के रूप में देखते थे। उसमें राजस्थान का कुछ हिस्सा, वेस्टर्न यूपी का काफ़ी हिस्सा, और उसके अलावा उस समय पंजाब और हरियाणा अलग अलग नहीं हुए थे तो पंजाब का एक हिस्सा, हरियाणा वाला, तो ये मिलाकर वो ग्रेटर दिल्ली बनाना चाहते थे, जिसका सबसे ज़्यादा विरोध किया उत्तर प्रदेश के नेता गोविंद वल्लभ पंत, जो उस समय केंद्रीय गृह मंत्री बन चुके थे। और पंत जी और नेहरू जी के कैसे संबंध थे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, दोनों बहुत करीबी थे। नेहरू जी पंत जी की बात मानते थे और गोविंद वल्लभ पंत नेहरू जी की बात को आखिरी बात मानते थे। अब चूंकि पंजाब के भी एक हिस्से जो अब की दृष्टि से देखें तो हरियाणा था, उसको भी लेने की बात थी ग्रेटर दिल्ली में, तो पंजाब के लोग बड़े सहमे हुए थे, डरे हुए थे कि पता नहीं क्या होना है, क्या क्या हिस्सा चला जाएगा, ये पता नहीं है। नेहरू को कहते हैं ये बात पसंद नहीं आई। जाहिर है कि वो ब्रीफिंग जो है पंत जी की ही रही होगी। और उसके अलावा पंत जी और चौधरी ब्रह्म प्रकाश के बीच में भी तनाव हो गया, चूँकि उनके प्रस्ताव का पंत जी विरोध कर रहे थे, इसलिए चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो है और उनके बीच में भी कहासुनी हो गई। दोनों में से कोई अपने को कम समझने को तैयार नहीं था। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जनाधार वाले नेता थे, उनको शेरे दिल्ली भी कहा जाता था। और इस पूरे झगड़े में हुआ ये कि आखिरकार चौधरी ब्रह्म प्रकाश को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा इसलिए भी देना पड़ा कि उनको उम्मीद थी कि शायद नेहरू जी दखल देंगे, हस्तक्षेप करेंगे और उनकी मदद में आएंगे। नेहरू जी ने अपने को इस पूरे मुद्दे से अलग कर लिया। उन्होंने सब कुछ गोविंद वल्लभ पंत जो केंद्रीय गृह मंत्री थे उनके ऊपर छोड़ दिया। तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश को जाना पड़ा। तो 12 फरवरी 1955 को उनका इस्तीफा हो गया। उसके बाद गुरमुख निहाल सिंह दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री बने। इसी बीच राज्य पुनर्गठन आयोग का काम चल रहा था फजल अली की अध्यक्षता में। उसकी रिपोर्ट आ गई, उसने कहा दिल्ली को अलग राज्य बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उसकी रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार ने मान लिया और 1 नवंबर 1956 1 नवंबर 1956 को निहाल सिंह का इस्तीफा हो गया। और केवल इस्तीफा नहीं हुआ, उसके बाद तीसरा मुख्यमंत्री नहीं बना। उसके बाद दिल्ली विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया गया, दिल्ली में विधानसभा खत्म कर दी गई वो दिन। और उसके बाद दशकों तक दिल्ली को विधानसभा नहीं मिली जब तक 1991 में पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। कांग्रेस के लोगों को कुछ पद और इस तरह की सुविधाएं देने के लिए फिर से तय हुआ। दिल्ली के पॉलिटिकल लोगों की भी मांग थी, पार्टियों की भी मांग थी। उसको देखते हुए 1991 में उनकी सरकार ने तय किया कि दिल्ली को फिर से विधानसभा मिलेगी। और 1993 में दिल्ली विधानसभा का पहला चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती और मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। वो दिन और आज का दिन, उसके बाद से 93 के बाद से दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री कभी नहीं बना। 3 टर्म उसके बाद शीला दीक्षित रही, दूसरा टर्म अरविंद केजरीवाल का चल रहा है। लेकिन ये सब किस्सा मैं आपको ये पुराना किस्सा सुना क्यों रहा हूँ, इसलिए कि इस तरह के तनाव की, इस तरह के झगड़े की एक सीमा होती है। उसके बाद कोई भी केंद्र सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करती, चाहे उसी पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य दोनों जगह हो। चौधरी ब्रह्म प्रकाश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बाद में वो लोकसभा का चुनाव लड़े। वो 1957, 1962, 1967 3 बार
लोकसभा के लिए चुने गए। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, 1977 में फिर चुने गए। लेकिन जनता पार्टी का स्प्लिट जब हुआ तो 1979 में चौधरी चरण सिंह के साथ चले गए और उनकी जो है 6 महीने की सरकार में, 7 महीने की सरकार में मंत्री बने। लेकिन बात यह है कि दिल्ली जैसे स्टेट जहां फुल स्टेटहुड नहीं है, वहाँ की सरकार की अपनी सीमाएं हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ईगो की और उनकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपनी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हैं। यानी एक म्यूनिसिपैलिटी जैसे स्टेट का जो मुख्यमंत्री है वो, उसको लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री के बराबर है। समस्या कुल यहाँ पर है और कोई समस्या नहीं। ये नियम, ये संविधान, ये कानून, ये सब ऐसा है जिसके रहते हुए भी सरकार कायदे से चल सकती है। शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो कांग्रेस की भी सरकार रही और बीजेपी की भी सरकार रही। 6 साल बीजेपी की सरकार रही। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे। दोनों पार्टियां वैचारिक रूप से परस्पर विरोधी थी, इसके बावजूद सरकार चलती रही। कोई शीला दीक्षित के समय में इस तरह का झगड़ा केंद्र और राज्य के बीच में कभी नहीं हुआ, एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में कभी नहीं हुआ, जो अरविंद केजरीवाल के रहते हुए हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल इस समय डरे हुए व्यक्ति हैं, सहमे हुए हैं। कई चौतरफा मार पड़ रही है उन पर। एक तो घोटालों की मार, शराब घोटाले में धीरे धीरे जो है सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। वो कब उन तक पहुंचेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना मुझे लग रहा है जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे कि उन तक पहुंचेगा ज़रूर। केंद्र सरकार को मालूम है जिस तरह से ये आदेश आने के तुरंत बाद की जो घटनाएं हैं वो बताती है। रात में 3 बजे विजिलेंस के ऑफिस में, सचिव के ऑफिस में जाकर फाइलें नष्ट की गई, फाइलों की फ़ोटोकॉपी कराई गई। जो जांच के आदेश दिए गए हैं अरविंद केजरीवाल के शीश महल के, उसकी फाइलें। तो एलजी को ये डर है, केंद्र सरकार को भी डर होना चाहिए कि घोटालों से संबंधित फाइलें गायब कर दी जाएंगी जैसे ही पूरा अधिकार राज्य सरकार को सेवा पर यानी सर्विसेज पर मिलेगा, अधिकारियों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार मिलेगा। यही अरविंद केजरीवाल लंबे समय से चाहते थे। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से हठधर्मी और जो है अपने ईगो पर अड़े हुए हैं, उससे मुझे लगता है कि देर सवेर, कब होगा पता नहीं, देर सवेर दिल्ली की विधानसभा फिर से एक बार ख़त्म की जा सकती है। ये बात पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ। इसकी आशंका दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ऐसा अगर होगा तो उसके लिए केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार होंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के सामने उदाहरण है कि अपनी ही पार्टी का मुख्यमंत्री होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में विधानसभा ख़त्म कर दी। ये रोज़ रोज़ का झगड़ा जो है 2 संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बीच में, ये ठीक नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए और ज़्यादा महत्व है उसका। देश की राजधानी में इस तरह का झगड़ा लगातार चलता रहे, उससे देश की छवि खराब होती है। बाकी तो अरविंद केजरीवाल का क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ये सब अप्रासंगिक बातें हैं। वास्तविकता जो है वो है देश की छवि का मुद्दा है, जिसको रोज़ बरोज़ ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो अब देखिए, अब इसमें एक ही चीज़ देखने की रह गई है कि केंद्र सरकार में कितना धैर्य है, कितना बर्दाश्त करने की शक्ति है और कब तक बर्दाश्त करेंगे। कौन सी वो सीमा होगी जिसको अरविंद केजरीवाल लांघेंगे तो केंद्र सरकार कहेगी बस अब और नहीं। बस उसी दिन, जिस दिन केंद्र सरकार ने कहा कि बस अब और नहीं, उसी दिन दिल्ली की विधानसभा के खत्म होने की शुरुआत हो जाएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।